हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 5 का अध्याय 19 मेरा विद्यार्थी जीवन आत्मकथा। तो आज हम जो पढ़ेंगे अध्याय में वो एक आत्मकथा है और किस बारे में, मेरा विद्यार्थी जीवन यानी स्टूडेंट लाइफ के बारे में। पाठ का उद्देश्य, प्रस्तुत पाठ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें महात्मा गांधी के स्कूली दिनों के कुछ अनुभवों को बताया गया है। तो हम किनके स्कूल लाइफ के बारे में जानने वाले हैं? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्कूल लाइफ के बारे में जानेंगे। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई व चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। तो हाई स्कूल में वो कहते हैं कि वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं थे और वो अपने शिक्षकों यानी टीचर्सों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करते थे और हर साल उनके माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई व चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भी यानी सर्टिफिकेट भी भेजा जाता था। किस लिए? महात्मा गांधी जी के अच्छे आचरण के लिए और उनके अच्छे चाल चलन के लिए। उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 15 रुपए मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली थी। तो जब भी प्रमाण पत्र जाते थे उनके उसमें कभी भी कोई शिकायत नहीं होती थी। और साथ में जब वो दूसरे दर्जे के बाद उन्हें क्या मिला, इनाम भी मिले और 5वें और 6ठे दर्जे में तो उन्हें 4 से 15 रुपए मासिक छात्रवृत्ति भी मिलती थी। छात्रवृत्तियां मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की। छात्रवृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में 100 राष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। तो जब उन्हें छात्रवृत्तियां मिलती थी हर महीने तो वो समझते थे इसमें उनकी योग्यता से ज्यादा उनके भाग्य ने साथ दिया है, क्योंकि उस वक्त 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत कम हुआ करते थे। अपनी तरफ से तो मुझे ये याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, यानी कि वो अपने आप को बहुत समान सा समझते थे, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं समझते थे। तो जब भी उन्हें कुछ भी इनाम मिलता था या छात्रवृत्ति मिलती थी तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी होती थी। परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उल्हाना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो मेरे लिए असहाय हो जाता। वो वैसे तो पढ़ाई में सामान्य थे लेकिन वह अपने आचरण के बहुत ही ज़्यादा पक्के थे, यानी कि उनका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और वो हमेशा ध्यान रखते थे कि वो किसी के साथ भी कुछ बुरा व्यवहार ना करे, कोई भी चूक उनसे ना हो या कोई भी ऐसा काम ना हो कि उनके टीचर्स को उन्हें डांटना पड़े, उल्हाना देना पड़े। ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात पर तो दुख न हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली या दूसरी कक्षा की है। उस समय देराबाजी एडल जी गीमी हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे। वे अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते थे और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। तो वो कहते हैं आगे कि वो 1 या 2 बार पिटे भी थे, लेकिन वो कौन सी कक्षा की बात है उन्हें कुछ भी याद नहीं। उन्हें इस बात का दुख नहीं हुआ कि वो पिटे, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि उन्हें पनिशमेंट का पात्र समझा गया, यानी कि कोई उन्हें सजा के पात्र माना गया। इस बात को लेके उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। वो बहुत रोए भी थे। और उस समय देराबाजी डेलहजी गीमी हेडमास्टर थे, यानी कि उनके स्कूल के हेडमास्टर कौन से? देराबाजी एडल जी गीमी उनके हेडमास्टर थे। वो बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय, यानी कि उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था और अनुशासन के नियमों का पालन खुद भी करते थे और सभी को करवाते भी थे और काम भी सबसे अच्छे से लेते थे और वो पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी करवाते थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। तो जो वहाँ के हेडमास्टर थे उन्होंने क्या कर रखा था, ऊंचे दर्जे के जो विद्यार्थी थे उनके लिए व्यायाम और क्रिकेट जो गेम होता है वो बहुत कंपलसरी कर दिया था।
मेरा जी खेल में ना लगता था। खेल अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने कभी ना जाता था। तो गांधी जी का जो मन था वो कभी भी खेल में, क्रिकेट में या व्यायाम में नहीं लगता था। अनजाने में मेरा झेंपूपन भी एक कारण था। यानी उनका झेंपूपन, यानी वो बहुत ज़्यादा झिझकते थे, ये भी उसका एक कारण था कि उनका इस तरीके के गेम्स में मन नहीं लगता था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति ये अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे अंदर ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। पीछे जाकर मैंने जाना कि व्यायाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की शिक्षा। अब उन्हें एहसास होता है कि व्यायाम के प्रति जो अरुचि थी वो अनइंटरेस्टेड रहते थे, तो ये गलत था। उन्हें तब लगता था कि व्यायाम और जो पढ़ाई है उसका आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्हें बाद में समझ आया कि व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शिक्षा। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान न हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो कि अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। वे व्यायाम तो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने किताबों में पढ़ा कि घूमना सेहत के लिए अच्छा होता है और तभी से उन्होंने घूमना शुरू कर दिया और वो आज तक उनकी आदत बनी रही और घूमने जाने की वजह से उनका शरीर सुगठित हो गया, मजबूत हो गया। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। तो दूसरा कारण क्या था? उनका व्यायाम और क्रिकेट जैसे गेम में अनइंटरेस्टेड होने का, उनका इंटरेस्ट नहीं आता था। इसका सेकेंड रीजन था कि वो अपनी पिताजी की सेवा करना चाहते थे। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों कर मुक्ति देने लगे। तो जब हेडमास्टर जी ने व्यायाम और क्रिकेट सारे गेम्स को कंपलसरी कर दिया, तो गांधी जी जो अपने पिताजी की सेवा किया करते थे उसमें विघ्न पड़ने लगा। उन्होंने एक पत्र भी लिखा, लेकिन जो हेडमास्टर थे उन्होंने उस पत्र को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि उन्होंने गांधी जी की जो रिक्वेस्ट है व्यायाम ना करने की, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। तो एक शनिवार की सुबह क्या हुआ, बारिश का मौसम था और गांधी जी के पास कोई भी घड़ी नहीं थी और 4 बजे की उनकी क्लास थी, लेकिन उन्हें बादलों की वजह से टाइम का पता नहीं चला और वो बहुत ज़्यादा लेट अपनी क्लास में पहुंचे। और जब वो पहुंचे तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट सब लोग जा चुके थे। अगले दिन जब गिमी साहब ने, यानी हेडमास्टर साहब ने रजिस्टर चेक किया तो उन्होंने देखा कि वो एब्सेंट थे, यानी गैर हाजिर थे। मुझसे कारण पूछा, कारण तो जो था वही मैंने बताया। उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना ठीक याद नहीं जुर्माना कर दिया। तो गांधी जी से फिर मास्टर जी ने रीज़न पूछा और गांधी जी ने सच सच जो रीज़न था वो बता दिया, लेकिन इस बात पर जो हेड मास्टर जी थे उन्होंने यकीन न किया और उन्हें फाइन लगा दिया। कितना? 2 आना या 1 आना। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं ये कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न था। मन मसोस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले कुछ असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। उन्होंने सच भी बोला, लेकिन फिर भी उन्हें किसका पात्र समझा गया? उन्हें दंड का पात्र समझा गया, उन पर जुर्माना रखा गया, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। और यही उनके स्कूल के दिनों की पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत में वह जुर्माना माफ़ कर दिया गया था। तो कहते हैं कि मुझे कुछ याद है कि शायद वो जुर्माना बाद में माफ़ कर दिया गया था। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर जी को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर मुझे उससे छुटकारा मिला। तो कुछ दिन बीतने के बाद व्यायाम से गांधी जी को छुट्टी मिल गई, यानी कि अब उन्हें क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं थी। और वो कैसे हुआ? जब हेडमास्टर जी के पास पिताजी की चिट्ठी पहुंची और उन्होंने पढ़ा
कि वो चाहते हैं कि स्कूल के बाद वे उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए वहाँ पे उपस्थित हो। तो ये सब पढ़ने के बाद हेडमास्टर जी ने उन्हें परमिशन दे दी कि वो व्यायाम की क्लास स्किप कर सकते हैं। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत ना करने की भूल के लिए शायद सज़ा ना भोगनी पड़ी। गांधी जी व्यायाम नहीं करते थे, लेकिन उन्हें सैर करना, घूमना जारी रखा, जिस वजह से उनका शरीर ठीक रहा। परंतु एक दूसरी भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं, ये कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहां से आ गई, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। गांधी जी आगे कहते हैं कि उनकी एक और भूल है जिसकी सजा वो अभी तक भुगत रहे हैं। उन्हें लगता था कि अच्छी हैंडराइटिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई कर ली बहुत है, अच्छी हैंडराइटिंग होना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ये बात उनकी कब तक रही, जब तक वो विलायत नहीं पहुंचे। यानी कि विलायत पहुंचने तक उनका दिमाग ऐसा ही था कि सुलेख इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाई कर ली बहुत है। खासकर दक्षिणी अफ्रीका में, जहां वकीलों के और दक्षिणी अफ्रीकों में जन्मे व पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो जब वो दक्षिणी अफ्रीका गए, वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स की, वकीलों की हैंडराइटिंग देखी, जो बिल्कुल कैसी लगती थी, मोती की तरह लगती थी। उस समय गांधी जी को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती थी, बहुत पछतावा होता था और उन्हें यह एहसास हुआ कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। यानी कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो मतलब आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं है। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर कब मिट्टी चढ़ सकती है। यानी कि बाद में उन्होंने अपना लेख सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक बार जब घड़ा पक जाता है तो उस पर मिट्टी चढ़ना मुश्किल होती है। यानी कि जब आपको एक बार आदत पड़ जाती है गंदा गंदा लिखने की, तो बाद में सुधारना थोड़ा मुश्किल होता है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। हर एक नव युवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। तो वो सभी जो यंगस्टर्स हैं, नव युवक नव युवती हैं, वो कहते हैं कि वो मेरा उदाहरण लें और सीखें कि जो गलती मैंने की है वो लोग ना करें। और सुलेख जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का बहुत अहम पार्ट है। लेख सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी ये राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। जब आलेखन कला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाएंगे। तो उनका मानना है कि हर बच्चे को चित्रकला आनी चाहिए। जब उनकी चित्रकला अच्छी होगी तो अक्षर भी अच्छे बनाएंगे। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। तो संस्कृत उन्हें रेखा गणित से भी ज़्यादा मुश्किल लगती थी, क्योंकि संस्कृत में सब कुछ रटने जैसा उन्हें लगता था। ये विषय भी चौथी कक्षा में शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर इस विषय से मेरा तो दिल बैठ गया। तो जैसे जैसे वो छठी कक्षा में आए, संस्कृत से उनका दिल बैठ गया, यानी उठ गया। संस्कृत के शिक्षक बड़े सरल थे, विद्यार्थियों को बतेरे पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती थी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। तो जो उनके फारसी के जो उनके टीचर्स थे वो काफ़ी नरम मिजाज के थे और काफ़ी अच्छी तरह से वो बच्चों को समझाते थे। तो स्टूडेंट्स की उनके बारे में बातें करते थे कि वो टीचर, वो फारसी के जो टीचर हैं, मौलवी हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वे निभा लेते हैं। सरल होने की बात में मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। तो जब उन्होंने अपने दोस्तों से ये सारी बातें सुनी, फारसी की टीचर की तारीफ सुनी, तो वो एक दिन फारसी की कक्षा में जाकर बैठ गए। संस्कृत के शिक्षक को इसका दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, ये तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो। धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। तो बच्चों, जब वो फारसी की कक्षा में जाकर बैठे, तो जब संस्कृत के टीचर को ये बात पता चली तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, ये तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो, यानी कि तुम किसके लड़के हो, तुम हिंदू के लड़के हो।
धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते। यानी कि जो गांधी जी थे वो हिंदू धर्म के थे, तो वो शिक्षक संस्कृत के जो टीचर कहते हैं कि तुम धर्म की भाषा नहीं पढ़ना चाहते, संस्कृत हमारी धर्म की भाषा है। तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ, तुम्हें अगर संस्कृत पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ, आगे चलकर तो इसमें रस की घूंट मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। तो वो कहते हैं कि अभी मुश्किल लग रहा है लेकिन बाद में तुम्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, तुम फिर से आकर मेरी कक्षा में बैठो और संस्कृत पढ़ो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत के शास्त्रों का आनंद ले रहा हूँ वो ना ले पाता। तो बच्चों, वो अपनी टीचर की बातों को नहीं इनकार कर पाए और वो संस्कृत की क्लास में जाके वापस बैठ गए। और वो इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हैं अपने टीचर के लिए कि उनसे उन्होंने जितनी भी संस्कृत पढ़ी उस संस्कृत से उनकी समझ जागी, जिस वजह से वो हमारे जो संस्कृत के शास्त्र हैं उनके आनंद ले पाते हैं, यानी वो संस्कृत पढ़ पाते हैं और उन्हें समझ पाते हैं। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं संस्कृत अधिक ना पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। तो उन्हें बाद में इस बात का भी दुख था कि वो संस्कृत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हर हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन होना चाहिए। अब तो मैं ये मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि उच्च शिक्षा में हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी भाषाओं का होना जरूरी है, उनका स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाए जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो तो ये भाषाएं भार ना मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। तो जब आप इतनी सारी भाषाएं सुने तो आपको ये डरना नहीं चाहिए कि हम कैसे सीखेंगे, क्योंकि हर भाषा विधि पूर्वक सिखाई जाती है और जब एक बार भाषाएं आ जाती हैं तो वे बड़े ही रोमांचक लगती हैं। उन भाषाओं में पढ़ना, लिखना या बोलना अच्छा लगता है। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। यानी कि जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है तो उसे दूसरी भाषा का ज्ञान आसानी से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही उर्दू, फारसी और अरबी के लिए भी कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हिंदी, गुजराती, संस्कृति इन सबको ही क्या करना चाहिए, एक ही भाषा मानना चाहिए और उर्दू, फारसी, अरबी को भी एक ही भाषा मानना चाहिए। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्यान किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली। तो वो 6-7 साल तक उन्होंने क्या किया, विद्यायन किया, लेकिन फिर भी स्कूलों में उन्हें कहीं भी धर्म शिक्षा नहीं मिली। जो चीज शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह ना मिली। फिर भी वातावरण से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पढ़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं और इसलिए ये बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ न हो पाया। तो धर्म शिक्षा से महात्मा गांधी जी का अभिप्राय ये है कि खुद को जान लेना, आत्मज्ञान को जान लेना, यानी अपनी आत्मा को जान लेना, अपने बारे में जान लेना। इस आत्मकथा को लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। स्मरणीय शब्दावली, दर्जा, कक्षा, क्लास, छात्रवृत्ति, वजीफा, स्कॉलरशिप, आचरण, व्यवहार, कंडक्ट, उल्हाना, शिकायत, कंप्लेन, असहनीय, जो सहा ना जा सके, अनबियरेबल, विधि पूर्वक, नियम के अनुसार, सिस्टमैटिकली, झेपूपन, संकोच करने की आदत, शाइनेस, अरुचि, अच्छा न लगना, डिसलाइकिंग, सुगठित, कक्षा हुआ, कसा हुआ, वेल बिल्ट, शुश्रूषा, सेवा करना, टू सर्व, विघ्न, बाधा, ऑब्स्टेकल, मुक्ति, छूट, रिलीफ, गैर हाजिर, अनुपस्थिति, एब्सेंट, सुलेख, अच्छी लिखावट, गुड हैंडराइटिंग, कुबुद्धि, गलत विचार, इल थॉट, विलायत, विदेश, फॉरेन कंट्री, अवहेलना, अनदेखी, डिसओबीडियंस, चेते, सीख ले, टू गेट अवेयर, प्रतिस्पर्धा, होड़, प्रतियोगिता, कंपटीशन, शास्त्र, ग्रंथ, होली बुक्स, पश्चाताप,
पहले की गई गलती के लिए मन में दुख होना। रिप्रेटेंस, सुगमता से, आसानी से, इजीली, विद्यायन, पढ़ाई, स्टडी। अब करने की बारी मौखिक, यानी आप बोलकर उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. छठे दर्जे में छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी? छठे दर्जे में छात्रों को 4 से 15 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी। 2. गांधी जी ने कितने वर्ष तक विद्यायन किया? गांधी जी ने 16 वर्ष तक विद्यायन किया। लिखित क, सही विकल्प पर सही लगाइए। 1. गांधी जी को क्यों रोना आ जाता था? अ. कक्षा में पिटाई होने पर। ब. दंड मिलने पर। स. सदाचार में चूक होने पर। ब. दंड मिलने पर। 2. पांचवें तथा छठे दर्जे में कितनी छात्रवृत्ति मिलती थी? अ. 10 और 20 रुपए। ब. 4 और 15 रुपए। स. 20 और 50 रुपए। ब. 4 और 15 रुपए। 3. गांधी जी को क्या मिलने पर आश्चर्य होता था? अ. छात्रवृत्ति। ब. दंड। स. इनाम। अ. छात्रवृत्ति। 4. लेख खराब होना किसकी निशानी है? अ. अधूरी शिक्षा की। ब. पूर्ण शिक्षा की। स. अज्ञानता की। अ. अधूरी शिक्षा की। 5. फारसी व्यवहार के मौलवी साहब का व्यवहार कैसा था? अ. नरम। ब. क्रूर। स. प्रेमपूर्ण। अ. नरम। ख. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. हर साल डैश को विद्यार्थी की डैश व के संबंध में डैश भेजे जाते थे। माँ बाप, पढ़ाई, चाल चलन, प्रमाण पत्र। 2. डैश मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा मेरे डैश ने अधिक सहायता की। छात्रवृत्ति, भाग्य। 3. डैश तथा डैश मिलती तो मुझे आश्चर्य होता। इनाम, छात्रवृत्ति। 4. अरुचि का दूसरा कारण था डैश पिताजी की डैश करने की तीव्र इच्छा। मेरी सेवा, शुश्रूषा। 5. दूसरे दिन डैश ने हाजिरी देखी तो मुझे डैश पाया। धीमी साहब, गैर हाजिर। 6. यह डैश मेरे मन में न जाने कहां से आई जो ठेठ डैश जाने तक रही। कुबुद्धि, विलायत। ग. निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 1. मैंने देखा कि लेख खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो आपको क्या करना है? इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे गांधी जी का कहना है कि उन्होंने देखा कि लेख खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी से मतलब है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग, आपका लेख अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं है। 2. हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हर एक नवयुवक और युवती को मेरे उदाहरण से सीखना चाहिए और अपनी हैंडराइटिंग यानी अपना लेख जो है वो सुधारना चाहिए, क्योंकि सुंदर लेख एक अच्छी शिक्षा का आवश्यक अंग है। घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. शिक्षकों के प्रति गांधी जी कैसी भावना रखते थे? शिक्षकों के प्रति गांधी जी प्रेम की भावना प्रकट करते थे। 2. गांधी जी व्यायाम में क्यों सम्मिलित नहीं होना चाहते थे? गांधी जी के व्यायाम में सम्मिलित न होने के 2 कारण थे। पहला कारण, उन्हें ये लगता था व्यायाम और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए उन्हें व्यायाम और किसी भी खेल में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती थी। और दूसरा कारण यह था कि वे अपने पिताजी की सेवा करना चाहते थे। 4.
इस पाठ के माध्यम से गांधी जी ने अपना उदाहरण देकर नौजवानों को क्या समझाया है? इस पाठ के माध्यम से गांधी जी ने अपना उदाहरण देकर नौजवानों को समझाया है कि सुंदर लेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। 5. गांधी जी भारतीय उच्च शिक्षकों में कौन कौन सी भाषाओं को रखवाना चाहते थे? गांधी जी भारतीय उच्च शिक्षाओं में हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं को रखना चाहते थे। 6. ऐसी कौन सी चीज थी जो गांधी जी को स्कूल से ना मिली? गांधी जी को स्कूल से धर्म शिक्षा ना मिली। भाषा की बात व्याकरण से दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो हमें दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। शिक्षक, अध्यापक, गुरु। आकाश, नभ, आसमान। विद्यार्थी, छात्र, शिष्य। वायु, हवा, हवा, पवन। दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ मुहावरे दे रखे हैं, हमें वाक्यों में प्रयोग करने हैं। मन महसूस कर रह जाना, परीक्षा में फेल होने से वह मन महसूस कर रह गया। जमीन आसमान एक कर देना, पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। रस के घूंट मिलना, माँ के हाथ की चाय पीकर रस के घूंट मिल गए। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको यहाँ शब्द दे रखे हैं, आपको इनके वाक्य बनाने हैं। जैसे थोड़ा बहुत, इसका वाक्य बनेगा वह थोड़ा बहुत काम कर लेता है। तो किड्स, इसी तरह आप बाकी भी शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करेंगे। आओ कुछ करें। गांधी जी ने अपनी बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो अच्छी नहीं थी, परंतु वे उन्हें अच्छा मानते थे। बाद में वे इनके लिए पछताए भी। क्या आप में भी ऐसी आदतें हैं? अपने मित्रों को बताइए और उनसे पूछिए, कुछ बातों को यहाँ लिखिए। तो किड्स, जिस तरह गांधी जी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्हें उस वक्त तो सही लगती थी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि वो सही नहीं थी। तो क्या आपके अंदर भी ऐसी आदतें हैं जो कि अच्छी नहीं है? आपको सोचना है, अपने दोस्तों से भी डिस्कस करना है और कुछ बातों को यहाँ भी लिखना है। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।